सो हे एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका एक बार फिर से स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए आज आपको आपका शुभम भैया कैसे लग रहा है, ईमानदार से बताना, क्योंकि आज मैंने क्या किया है, कंडीशनर किया है हेयर के अंदर, तो थोड़ा सा कूल लग रहा हूँ ना। चलिए ईमानदार से कमेंट करना कैसा लग रहा हूँ। चलिए तो छोड़िए इन चीजों को। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो है इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप उनको पढ़ लीजिएगा। देखिए आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे सिर्फ 2 टॉपिक हैं और थोड़े लेंथी हैं, वो समझ लें ध्यान से। पहला टॉपिक है कि हमने पढ़ा है अभी तक कि हमने टेम्परेचर से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस मतलब हमने उसके स्टेट चेंज कर दिए, है ना, कैसे भी किए हो लेकिन हमने कर दिए, पूरा हमने पढ़ लिया। उनके जैसे कैसे स्टेट चेंज होते हैं टेम्परेचर की सहायता से हमने वो पढ़ लिया, जैसे LHS लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LHF होगा वो, है ना। चलिए आज हम पढ़ेंगे कि सिर्फ प्रेशर से क्या हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, CID तरह कर रहा हूं मैं। चलिए कोई नहीं, प्रेशर से क्या हम स्टेट चेंज कर सकते हैं या कर सकते हैं, और आज हम करके दिखाएंगे आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेपराइजेशन यानी कि इवेपोरेशन और इवेपोरेशन के काजेज। तो आज हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे, तो कहीं भक्के मत जाना, वीडियो के ऊपर बने रहना। और जिन्होंने तो सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आप कर क्या रहे हो, फिर बाद में कहोगे सर हम पढ़े नहीं, हमारे पास नोटिफिकेशन आया नहीं। तो ये शुभ काम जल्दी से कर दीजिए। जो आपको रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, व्हाइट कर सकते हो, किसी किसी के फोन में ब्लैक भी होता है। चलिए कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए उसको, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखिए हमारे पास क्या है, बाय चेंजिंग द प्रेशर की, सर प्रेशर की सहायता से हम आज स्टेट चेंज करेंगे। चैप्टर वाला हमसे करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा, तो हम कर भी देंगे। देखिए इफ वी कंप्रेस गैस इन ए सिलेंडर, अगर हम एक सिलेंडर के अंदर गैस को कंप्रेशन दबाएंगे उसको, तो द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, तो गैस आपको पता है गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फाइनली जो है गैस किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। तो इसको हम समझेंगे डायग्राम की सहायता से। देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास यहां तक है भाई ये गैस है, ठीक है, क्या ये, चलिए मैंने गैस नहीं, मैंने तो लिक्विड बना दिया। चलिए गैस बनाते हैं, क्योंकि भाई डायग्राम थोड़े से ऐसे बनते हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना। चलिए गैस के पार्टिकल्स हमारे पास ये हैं, ठीक है, काफी दूर दूर है, सभी की लड़ाई हो रही है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक लगा दिया, इस सिलेंडर हमारे पास, इसमें गैस है, यहाँ पे हमने कंप्रेसर लगा दिया, एक मशीन लगा दी जो इसको दबाएगी, ठीक है भाई। चलिए ये हमारे पास मशीन है जो इसका करेगी, इसको प्रेस करेगी। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए हमारे पास क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है ना, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब होगी, जब इसको हम प्रेस करेंगे। तो देखिए अब ये पार्टिकल्स जो है पास पास आ जाएंगे, ठीक है, पास पास आ गए, और ये यहां तक इसका स्टेज था, यहां तक इसका लेवल था, इसका लेवल कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और ये मशीन जो है ऑटोमेटिकली कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसका मतलब जो स्टेट यहाँ पे कौन सी स्टेट थी, गैस स्टेट थी। अब गैस स्टेट हम कब कहते हैं, जब पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, लेकिन हमने गैप को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो गैप कम होते क्या हो जाएगा, वो जो स्टेट था किसमें हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी कि लिक्विड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया लिक्विड, क्योंकि हमने डिस्टेंस कम कर दी। ये तो हमारे पास डायग्राम था, सर हमने सिलेंडर की सहायता से समझ लिया, ठीक है। अब सर एग्जांपल और बताइए कि हमारे पास ऐसा मतलब कुछ होता है क्या, हमारे इस एनवायरमेंट के अंदर सिस्टम में कुछ ऐसा है, बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका हम यूज करते हैं ड्राई आइस बनाने में। ड्राई आइस, देखिए ड्राई आइस जो होती है वो किससे बनाई जाती है, CO2 से बनाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स को कंप्रेस करके ड्राई आइस बनाई जाती है। ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको हम डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास यहां पर है, क्योंकि देखिए हमने कंप्लीट पढ़ लिया स्टेट चेंज करना, टेम्परेचर से, प्रेशर से, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सर नॉर्मल साइज का बेसिक और समझा दो। तो देखिए बच्चों क्या आता है हमारे पास, यहां पे हमारे पास है, ये हमारे पास है भाई सॉलिड है, ठीक है, बिल्कुल पास पास, ये हमारे पास है सॉलिड, ठीक है भाई, और ये हमारे पास है भाई लिक्विड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड, और ये हमारे पास क्या आ गई भाई, ये हमारे पास आ गई गैस आपकी, ठीक है। समझ ध्यान से वैसे समझना, आप डायग्राम तो वैसे बना रहा हूं, लेकिन हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है गैस।
यानी कि गैस को हम क्या कह सकते हैं, वेपर भी कह सकते हैं, क्योंकि वेपर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब आप पूछ रहे हो आप ये समझा क्या रहे हो, देखिए जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो भाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, बताइए। जब कोई सॉलिड है जब लिक्विड में बदलता है तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसका उल्टा देखिए आप लोग, चलो पहले तो आप सारा पहले साइकिल देख लेते कैसे क्या होती है। सॉलिड से लिक्विड बना तो मेल्टिंग पॉइंट, अब लिक्विड से गैस बना तो क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड से गैस, तो क्या कहोगे भाई, बताइए, बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और अब गैस से सॉलिड बन रहा है तो क्या कहोगे, गैस से सॉलिड बन रहा है, यानी कि सर गैस से सॉलिड बन रहा है। तो देखिए आपने एक चीज सोची कि अब सॉलिड से गैस बनेगा, गैस से सॉलिड बनेगा, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, हमने पढ़ा था सब्लिमेशन, कि जिसमें कोई भी जो मैटर होता है ना वो विदाउट चेंज एनी लिक्विड स्टेट सीधा किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, और गैस वाला सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे देखिए गैस से अगर सॉलिड में चेंज होगा तो भी क्या रहने वाला है, सब्लिमेशन। और अगर देखिए इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, अब गैस से सॉलिड बन गया तो क्या है, सब्लिमेशन। और सॉलिड से अगर गैस भी बनेगा तो भी क्या होगा, सब्लिमेशन, क्योंकि सर ये लिक्विड स्टेट में जा ही नहीं रहा, सीधा किस में जा रहा है, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड। तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन बोल्स और कंपूर जो हमारे पास जो पूजा पाठ में यूज करते हैं वो हमारे पास यही था, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर हम बात करें कि सर गैस से अगर कोई चीज, देखिए ये हमने पढ़ लिया पूरा आगे पीछे से, ऐसे कि रिटर्न वाइस वर्सा हमने पढ़ लिया। अब देखिए गैस से कोई चीज अगर हमारे पास लिक्विड स्टेट में आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना इस चीज को, गैस से कोई चीज लिक्विड बन रही है तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास कंडेंसेशन, कि सर गैस बन गई, अब गैस के पार्टिकल सर लिक्विड में बदल रहे हैं, यानी पानी में चेंज हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा घर में हम जब दूध गर्म करते हैं तो उसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं उसको ढकने के लिए, कोई भाई उसके अंदर कुछ गिर ना जाए, और फिर उसके बाद में कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सर वो जो हमने उसके ऊपर बर्तन रखा था, प्लेट रखी थी, थाली वगैरह, उसके नीचे से पानी की बूंद इकट्ठा हो जाती है। वो कहां से आती है, वो गैस होती है वेपर, और वेपर से क्या बन गई, सीधे लिक्विड बन गई, तो वो हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन है, यानी कि संघनन है। अब उसके बाद में लिक्विड से कोई चीज अगर, देखिए गैस से लिक्विड तो कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वहां पे हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम तो इसको आप समझ लेना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा सबसे स्वीट सा टॉपिक है इवेपोरेशन। वैसे आपको सब कुछ आता है इवेपोरेशन में, तो पहले से आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन हम उसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे ताकि आपकी जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। जैसे हमने पिछले उसमें टॉपिक में पढ़ा था कि सर कोई भी जो अगर जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से होता है, तो हम उस बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये है, इवेपोरेशन क्या होता है, ये इवेपोरेशन जो होता है सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है, मेनली तो ये बात है इसकी कि सरफेस फिनोमेनन इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, कि सर कोई भी लिक्विड है ना गैस में चेंज हो रहा है किसी टेम्परेचर के ऊपर, वो क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। लेकिन कब है, रीजन कब होगा, इसका कारण कब होगा, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम आ जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वहां पे इवेपोरेट होने लग जाएगा, उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो था वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, यही था ना, आपने पढ़ा भी था पीछे, जिसने नहीं पढ़ा तो पिछला वाला जो टॉपिक है उसको देख ली दोबारा कि सर हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या था, सर इसका 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से इसका जो तापमान है वो घट जाएगा, यानी कि 100 से नीचे आ जाएगा, तो फिर वहां पे जब इसका वेपर बनेगा ना तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। देखिए वही बात आ गई। सबसे पहले तो हमारे पास सरफेस क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि पानी जब भाप बनता है, इवेपोरेशन होता है उसका, तो पानी कहां पर होता है, वो सरफेस पर ही होता होगा। तो इसलिए यहां पर सरफेस हो रहा है कि सरफेस से रिलेटेड तथ्य होता है ये। उसमें क्या होता है
कि कोई भी लिक्विड है ना वो चेंज होगा वेपर के अंदर एट एन टेम्परेचर, टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, लेकिन इसने एक चीज हमको दे दी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट की सर टेम्परेचर है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आप सभी को पता है लिक्विड का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब उसका तापमान हो जाएगा ना तो फिर आप वहां पर क्या कहोगे, इवेपोरेशन कह सकते हो। अब यहां पर देखिए हमारे पास जो फैक्टर है, कुछ एक तथ्य हैं जो इवेपोरेशन को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। हम पढ़ेंगे कि सर इवेपोरेशन कब तो इंक्रीज हो जाता है और कब डिक्रीज होता है, उसको कौन कौन चीजें हैं जो उसको परेशान करते हैं। बात ये सीधी सी हमारे पास देखिए, पहली बात है सरफेस एरिया इंक्रीज। देखिए हमारे पास पानी है, एक तो हमारे पास इस बीकर में इतना पानी, ठीक है, और यही पानी अगर हम इस प्याली में रख देंगे तो आपको पता है सबसे पहले भाप कौन से पानी की बनेगी, इसकी बनेगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर धूप इसके ऊपर गिरेगी तो इसका सरफेस एरिया इतना सा है और इसका कितना है, ये है, तो धूप ज्यादा किसके ऊपर गिरेगी, इसके ऊपर, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, तो फिर भाप जल्दी किसकी बनेगी, इसकी बनेगी। तो सर जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना ही इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर, सीधी सी बात है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। भाई जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना ही पानी क्या होगा, सूखेगा, वहां पे पानी क्या होगा, भाप बनेगा। ये तो आप सभी को पता है पहले से, ठीक है। ह्यूमिडिटी, देखिए हवा के अंदर पानी की अगर नमी होगी ना, अब जितनी नमी होगी उतना ही इवेपोरेशन कम होगा, जितनी नमी नहीं होगी, ये इसका उल्टा होता है। ये दोनों क्या थे इसके, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ये इसका वाइस वर्सा है। अगर ये ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, घटेगा, अगर ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद में वाइंड, वाइंड क्या होती है, देखिए हवा, देखिए हवा नहीं चलेगी तो भाप के जो कण है, देखिए यहां से अगर भाप बन रही है तो इस भाप को ऊपर भी तो कोई ले जाएगा, तो इस भाप को ऊपर कौन ले जाता है, वाइंड ले जाता है। अगर हवा अगर तेज चलेगी तो इवेपोरेशन जल्दी ऊपर जाएगा और नीचे वाली चीज जल्दी भाप बनकर ऊपर आएगी। अगर ये धीरे धीरे जाएगी तो फिर नीचे वाली चीज वहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि सर जितनी तेज वाइंड होगी ना, हवा होगी, वाइंड क्या होता है, हवा का बहना ही वाइंड कहलाता है, तो जितनी तेज हवा चलेगी उतना तेज क्या होगा, इवेपोरेशन वहां पे होगा। ये था हमारे पास इवेपोरेशन का पार्ट। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन काजेज, ठीक है। देखिए इवेपोरेशन ऑलवेज कोज कूलिंग, यानी कि सर इवेपोरेशन की वजह से हमेशा ठंड क्यों होती है। देखिए मेन बात है, आपने आज तक पढ़ा होगा कि सर हम गर्मियों के दौरान है ना छिड़काव करते हैं, जमीन के ऊपर पानी बिखेरते हैं, ठीक है, और फिर हम वियर क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं ड्यूरिंग द समर डेज, ठीक है। क्यों करते हैं, आपने कभी इस रीजन के पीछे का हकीकत जो उसको जाना है, पहचाना, नहीं जाना। देखिए इवेपोरेशन हमेशा ठंड का कारण बनता है, क्यों बनता है, देखिए व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट, जब कोई लिक्विड होता है जो इवेपोरेट होता है ना, जब उसकी भाप बनना चालू होता है तो इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको पता है कि जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो क्या यूज करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने पढ़ा था पीछे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक कौन सा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है अपने सराउंडिंग से, यानी कि चारों तरफ से क्या लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल्ड, और जो पीछे जो हीट बच जाती है वो क्या हो जाती है, वहां पे ठंडी हो जाती है। लूजिंग हीट गेट कूल्ड, जो पीछे जो हीट रह जाती है, यानी कि आपको मैं एग्जांपल समझाऊं कि एग्जांपल इसका देखिए है कॉटन क्लोथ्स है। अब बारीकी समझना कि हम गर्मियों के साथ सर कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते, देखिए कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, वो हमारे, देखिए कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते, पहले तो इस बात जान लीजिए आप कि ताकि सर हमारे को ज्यादा गर्मी ना लगे, ठंड लगे, ठीक है। अब ठंड क्यों लगेगी उनसे, देखिए क्या होता है कि जब हमारी गर्मियों में पसीने आते हैं तो पसीने क्या होते हैं भाई, भाप बन के ऊपर उड़ेंगे। अब वो भाप बन के जो ऊपर उड़ेंगे तो उनको क्या चाहिए, हीट चाहिए, किसके लिए, भाप बनने के लिए। और वो हीट वो कहां से लेंगे, अपनी बॉडी में से लेंगे, और बॉडी में से हीट जब उनके पास चली जाएगी तो बॉडी के पास जो जगह बच जाएगी वहां पे क्या रहेगी, ठंड रहेगी, यानी कि जो हीट जो बच गई वो हीट कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यानी कि सर अपनी जितनी भी सराउंडिंग से जो हीट होती है ना, वो किसने ले ली, पसीने ने ले ली, किस क्या करने के लिए, भाप बनाने के लिए। तो हमारे पास जो लूजिंग पार्ट जो बच गया, लूजिंग पार्ट जो बच गया हीट का, क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वही बात है कि सर गर्मियों के दौरान जब बड़े जो है हमारे, वो क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, पानी बिखेरते हैं जमीन के ऊपर। क्यों बिखेरते हैं, ताकि वो जो पानी है ना वो क्या बनेगा, भाप बनेगा, ठीक है। अब वो पानी भाप बनने के लिए क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से सारे हीट एब्जॉर्ब कर लेगा,
क्या करने के लिए, भाप बनाने के लिए। फिर उसने हीट तो सारी एब्जॉर्ब कर ली, अब जो वहां पे जो जगह बच गई जहां पे जो हीट है थोड़ी बहुत, वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो भी हीट की मात्रा थी ना, टेम्परेचर था, वो सारे एब्जॉर्ब कर लिया उसने, हीट ने, उसने पानी ने, क्या करने के लिए, भाप बनाने के लिए। तो जो बचा हुआ पार्ट है क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। तो ये होता है कि सर इवेपोरेशन हमेशा किसका कारण बनता है, ठंड का कारण बनता है। ये था इसका मेन। ठीक है, समझ गए होगे कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि सर किसी भी चीज को अगर भाप बनेगी हो, भाई सीधी सी बात है कि हमारे पास, अगर हमारे पास मान लो 2 गिलास है, ठीक है, इसमें पानी है, इसमें क्या है, पानी है, ये खाली है, तो भाई हम इसको अगर भरेंगे तो हम इस पानी का यूज कर रहे हैं मान लो, तो हमने ये सारा पानी किसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर आ गए, तो ये पानी यहां से क्या हो जाएगा भाई, गायब, इसका मतलब खाली हो गया। वही बात है कि जो कोई पानी है वो वहां से भाप बनाएगा, और भाप बनाने के लिए उसको हीट चाहिए, लेटेंट हीट और वेपराइजेशन चाहिए, और वो हीट कहां से लेगा, अपने सराउंडिंग से लेगा। तो बाहर के सारे हीट उसने खुद ही ले ली, वहां पे क्या बच जाएगा, ठंड बच जाएगा ना। तो ये बात है हमारे पास कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। अब इसका लास्ट टॉपिक बच गया जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, कौन सा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, तो वो हम पढ़ेंगे। अब छोटा टॉपिक है, आराम समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि हमने जो भाई जो भी कुछ इसमें पढ़ा है, प्रेशर पढ़ा है, टेम्परेचर पढ़ा है, कि सर हम स्टेट जो चेंज कर रहे हैं मैटर की, टेम्परेचर के हिसाब से कर रहे हैं और मैटर उसके प्रेशर के हिसाब से कर रहे हैं, जो अभी हमने लेटेस्ट टॉपिक पढ़ा था प्रेशर के हिसाब से। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती हैं। हमने पढ़ा था शुरू में चैप्टर के स्टार्टिंग में सेल्सियस और केल्विन। अब इनमें +273 कब किया जाता है और -273 कब किया जाता है, तो हमारे पास दो चीजें यहाँ पे होती हैं। देखिए सबसे पहले तो है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, कौन सी होती है, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड, टेम्परेचर को मापा जाता है किस किस के अंदर, भाई डिग्री सेल्सियस के अंदर और केल्विन के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास दो इसमें होते हैं, आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके अंदर से 3 नंबर के 4 नंबर के, तो आप कैसे करोगे, आपके पास इस हिसाब से देगा वो, या तो आप कहेगा डिग्री को केल्विन में बदलो, या फिर कहेगा केल्विन को डिग्री में बदलो। तो आप क्या करोगे, आपके पास सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला, देखिए डिग्री से अगर केल्विन बदलवा रहा है तो आपके पास डिग्री तो वहां पर है, यानी कि डिग्री को केल्विन बदलो, तो आपके पास वहां पर डिग्री तो पहले से है, बदलना आपको चाहिए क्या, केल्विन चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिग्री को केल्विन बदलना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे केल्विन इजकल टू डिग्री प्लस 273, ठीक है, यह आपके पास फॉर्मूला हो गया किसका, अगर आपसे डिग्री पूछ रहा है तो यानी कि डिग्री को केल्विन में बदलो, तो आपको केल्विन चाहिए क्योंकि आपको डिग्री तो वहां पे मिलेगी पहले से, ठीक है। अब केल्विन टू डिग्री, यानी कि केल्विन है आपके पास, बदलना क्या आपको चाहिए, क्या डिग्री चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K-273 यानी कि 273, आपके पास फॉर्मूले हो गए। अब आपके पास चाहिए कि सर एग्जाम्पल कुछ है, कि एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे तो सही हो जाएगा काम। देखिए हमारे पास क्या होता है, कह रहा है कि सर कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो आपके पास डिग्री सेल्सियस तो है, चाहिए क्या, केल्विन, तो केल्विन चाहिए, तो के बराबर क्या होता है, ये रहा, के बराबर क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो देखिए हमारे पास के इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली बात तो है कि डिग्री सेल्सियस आपके पास कितना है, यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 प्लस आपके पास यहाँ पे क्या है, कितनी जोड़नी है, 273 जोड़ने हैं, तो 273 हमने जोड़ दिया, क्योंकि मैं भाई कभी तो बोल रहा हूं इंग्लिश में, कहीं बोल रहा हूं हिंदी में, ठीक है, तो इसको दिमाग से मत लेना। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 310, ठीक है। और यहां पे निशान किसका आएगा, क्या पूछ रहा था, कन्वर्ट करो 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस तो पहले से था, निकालना क्या था, केल्विन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के, ये हमारे पास आ गया एक अच्छा सा आंसर, ठीक है, ओके। अब अगला एग्जांपल देखिए, कन्वर्ट 314 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस की, सर हमारे पास केल्विन की तो इकाई है यहाँ पर, मतलब उसकी तो वैल्यू है, निकालना क्या है, सेल्सियस, तो सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सेल्सियस इक्वल टू होता है हमारे पास केल्विन माइनस 273। तो हमारे पास केल्विन क्या है, देखिए हमारे पास सेल्सियस निकालना है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 314 माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अब यहां पे देखिए आपको छोटा सा जोड़ बनाना है, यहां पे भाई 314 है और 273 है, तो इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, छोटा सा यहां पे मैं कर रहा हूं नॉर्मल सा भाई आप लोगों के लिए, बिल्कुल आपको बेसिक समझा रहा हूं, आपको सीधा घटाना है, 4 में से 3 के आप कितने बच गए, 1 बच गया, ठीक है। अब इसमें से आपको इसमें एक देना है,
मतलब कि 1 आप इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, तो 11 में से 7 गए, कितने बच गए? कई बच्चे कहते हैं सर आपने कैसे कर दिया, पूरा समझाओ, फिर बाद में दोबारा समझाना पड़ेगा, तो पहले ही समझ लीजिए। हाँ भाई, तो इसमें से हमने एक इसमें दे दिया, तो 11 में से 7 गए, तो कितने बच गए? 4 बच गए। यहां पे तो 2 बच गया, तो ये तो खलास हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो 314 माइनस 273 कितने बच गए हमारे पास? 41। अब यहाँ पे निशान किसका आएगा? हमें निकालना क्या था? सेल्सियस निकालना, तो यहाँ पे निशान किसका आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह हमारे पास आंसर हो गया। तो आई होप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं थी सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी इसमें कि जो आपके समझ में ना आई हो। और अगर जिस बच्चे को हमारा ये चैप्टर समझ में आया है, देखिए हमने पूरी हिम्मत लगाई, मेहनत लगाई इसके अंदर आप लोगों को समझाने के लिए, और फिर भी अगर कोई एक आधा पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दिया, अगर हम दोबारा से समझा देंगे, अलग से क्लास ले लेंगे। और अगर आप लोग कहोगे तो हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए, स्पेशल फॉर 9th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि 9th साइंस क्लास बाय शुभम शर्मा क्लासेज आप ये कह सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको 9th क्लास रिलेटेड सब कुछ करवाया जाएगा, यानी कि साइंस के अंदर नोट्स भी है ना, क्वेश्चन आंसर की लाइव क्लास अलग से चलेगी, रिवीजन भी करवाया जाएगा, आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे, है ना, सब कुछ आपको इसमें करवाया जाएगा। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। चैप्टर अगर समझ में आया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।